नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 27 जून और 27 जून को सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी फेज़ 11 का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 27 जून सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके इसके सारे प्रश्न। तो ईमानदारी पूर्वक कहें तो आज का जो प्रश्न है, जो कि संख्या है, जो कि दोस्तों बहुत कम है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शाम तक, ठीक है, शाम तक जब PDF आपको भेजा जाएगा ऑल शिफ्ट का, तो उसमें सारे प्रश्न आपके मिला दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी जितना प्रश्न मिले हैं उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टेलीग्राम पे PDF चला जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन आज का जो मिला है वो पूछा गया था कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन है, यानी कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है, वी अनंत नागेश्वरन इसके आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं कि भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं वो क्या करते हैं। तो सरकार को आर्थिक मामलों पर सलाह देते हैं, ठीक है, और भारत का केंद्रीय बजट पेश होने से पहले संसद में पेश किए जाने वाले भारत के आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो आपको जैसा कि मालूम होगा, जब आपका केंद्रीय बजट पेश किया जाता है तो उसके पहले, ठीक है, एक दिन पहले आपका आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, वो आपका प्रस्तुत किया जाता है। तो उसकी जो तैयारी का जो जिम्मा होता है वो आपका किनके पास होता है, तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पास होता है। वर्तमान में है कौन, तो वी अनंत नागेश्वरन है, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय जो बजट है ये प्रस्तुत कौन करता है, तो केंद्रीय बजट भारत के वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, तो वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण जी हैं, वर्तमान में कौन है, वित्त मंत्री हैं, ठीक है। तो इस सभी फैक्टर्सों को आपको याद रखना है। और इसका जो अनुच्छेद है, मतलब केंद्रीय बजट का, ठीक है, बजट नाम का कोई शब्द आपके भारतीय संविधान में नहीं है, ठीक है। इसके जगह आपका जो आपका सेंटेंस लिखा गया है वह आपका वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका जो संबंध है वह आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 से है, ठीक है। तो इसको भी आप जो कि याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं उसको हम लोग एक बार देख लें। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये दोस्तों आपके कौन हैं, तो डॉक्टर मनोज सोनी जी हैं, इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा भी हाल ही में अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो अजय बंगा, ये कल आपका UPSC का जो आपका वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोस्तों एक प्रश्न है जो कि पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग के CEO की बात करें तो नीति आयोग के CEO है जो कि वी सुब्रमण्यम को बनाया गया है, ठीक है। पहले आपके परमेश्वरन अय्यर जी थे, उनके स्थान पे वी सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। बात कर लेते हैं नीति आयोग का। तो नीति आयोग का जो स्थापना है आपका 2015 में हुआ था। किस आयोग, किस जगह पर, तो योजना आयोग के। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष कहने का मतलब जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही आपका नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भी आप याद रखिएगा, ये कौन है, तो इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो आपके सुमन बेरी जी हैं, ठीक है। सुमन बेरी आपके उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष PM हो गया। CM की बात करें तो वी सुब्रमण्यम है, स्थापना 2015 में हुआ था, ठीक है। किसके साथ में, तो योजना आयोग के स्थान पर। इसके आगे संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका रुचिरा कंबोज है, ठीक है, रुचिरा कंबोज है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है, अभी हाल ही में आप जो वीडियो देख रहे हैं वो कहाँ पर देख रहे हैं, YouTube पर देख रहे हैं। तो YouTube के नए CEO कौन हैं, तो बनाए गए हैं, तो नील मोहन जी को YouTube के नए CEO के रूप में नामित किया गया है। तो नील मोहन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत में GST कब लागू हुआ था, ठीक है। GST की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है 1 जुलाई 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 2017 दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा GST का फुल फॉर्म की बात करेंगे फ्रेंड्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। गुड एंड सर्विस टैक्स इसका आपका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। 2017 में इसको लाया गया था 1 जुलाई को। इसके अलावा 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाते हैं। और उस समय जो भारत के तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे, जैसे कि आज आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं, तो जब GST आया था 2017 में तो उस समय के जो वित्त मंत्री हैं वो आपके अरुण जेटली जी
थे, ठीक है, इनका है जो कि मृत्यु हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। कर दो प्रकार का होता है, एक आपका प्रत्यक्ष होता है, एक आपका अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष कर है जो कि डायरेक्ट आपसे लिया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह हो गया। अप्रत्यक्ष कर है जो कि आपसे नहीं लिया जाता है, आपसे ही लिया जाता है लेकिन वो आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे आप जीएसटी देते होंगे, कोई सामान लेते होंगे तो उस पर आपको जीएसटी लगता होगा लेकिन वो आपसे लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जिसका उपयोग भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कर संग्रह की वस्तुओं और सेवाओं को 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में बांटा गया है। कौन कौन से टैक्स स्लैब हैं तो 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी को 101वां संवैधानिक यानी कि 101वां संशोधन आपका लाया गया था 2016 में, उसके माध्यम से ही आपका ये पेश किया गया था संसद में, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि गुप्त वंश के संस्थापक डैश थे, ठीक है। तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके क्या हो जाएंगे, श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश का ही शासक था, व्यापक रूप से गुप्त युग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जैसे कि आप लोग 12 पढ़ते होंगे, एक होता है संस्थापक, एक होता है वास्तविक संस्थापक, ठीक है। ये आप लोग देखते होंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत में भी देखते होंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था संस्थापक लेकिन इल्तुतमिश था वास्तविक संस्थापक। उसी तरह गुप्त वंश में भी एक आपके संस्थापक हैं श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो ये आपके चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनका जो राज्याभिषेक है 320 ईस्वी में हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम का। इसके अलावा एक है समुद्रगुप्त जो कि दोस्तों गुप्त वंश के शासकों की सबसे बड़ी माना जाता है। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है जो कि कभी हारा ही नहीं था, ठीक है। जितना भी युद्ध किया है सब में ये आपका समुद्रगुप्त है जो कि जीता है, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन की संज्ञा इसे दिया गया है, लेकिन दिया किसने है तो स्मिथ ने दिया है, ठीक है। वी स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर पूछ दिया जाए। इसके अलावा प्रमुख राजवंश और संस्थापक उसके राजधानी की बात करें जो कि हर समय आपका हर ट्रिप में देखा ही जाता है हर एग्जाम में, तो पहला है हर्यक वंश जिसकी स्थापना किसने किया था, बिंबिसार ने किया था, ठीक है। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो राजगीर है। इसके बाद आता है मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है, ठीक है। इसके अलावा शुंग वंश की बात करेंगे तो पुष्यमित्र शुंग स्थापना किया था, पाटलिपुत्र राजधानी था। सातवाहन वंश की बात करेंगे तो सिमुक, ठीक है। स से सातवाहन, स से सिमुक आपके संस्थापक थे। प्रतिष्ठान इसकी राजधानी था, दूसरा आपका शायद मथुरा था, ठीक है। इसके अलावा गुप्त वंश जो कि अभी की सीट में आपका आया था, इसके संस्थापक आपके कौन हैं, श्रीगुप्त हैं और इसका राजधानी है जो कि पाटलिपुत्र था। इसके अलावा एक है आपका वर्धन वंश, ठीक है। इसकी स्थापना पुष्यवृत्ति ने किया था जिसके महान शासक हर्षवर्धन हैं, ठीक है। उसका जो आपका राजधानी है पहले तो थानेश्वर था, फिर बाद में आपका कन्नौज हो गया था। गढ़वाल वंश की राजधानी की बात करेंगे तो चंद्रदेव के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, कन्नौज इसकी राजधानी थी। इसके अलावा पल्लव वंश जो कि दक्षिण भारत का वंश था, तो पल्लव वंश की जो स्थापना है सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था, कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। चालुक्य वंश की बात करेंगे तो जय सिंह प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, वातापी इसकी राजधानी है। राष्ट्रकूट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट में आपका आ सकता है, दंती दुर्ग इसकी स्थापना किया था और मान्यखेड़ क्या है इसकी राजधानी थी, ठीक है। गुलाम वंश जो कि आपके सेकेंड शिफ्ट में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है तो इसकी स्थापना किया था और इसकी राजधानी दिल्ली है। इसके अलावा खिलजी वंश की भी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। चोल वंश की स्थापना किसने किया था तो विजयालय ने किया था। ये भी प्रश्न आपका क्या है कल के यूपीएसएससी वीडियो में जो री एग्जाम हुआ है उसमें देखा गया है, ठीक है। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। बहमनी वंश की स्थापना हसन गंगू ने किया था। इसके अलावा पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था और चौहान वंश की स्थापना आपका वासुदेव ने किया था। इसके अलावा एक है आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था तो ये आपका किसने किया था तो बता दीजिए, बाबर ने किया था, ठीक है। तो ये सभी संस्थापकों के नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी पीडीएफ में भी आपको इसी प्रकार से मिलेगा, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। एक आपका पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 है जो कि किससे संबंधित है। प्रश्न का लैंग्वेज है जो कि चेंज था, आपका अनुच्छेद ऑप्शन में दिया गया था
बाकी जो स्टेटमेंट था वो आपका क्वेश्चन में था। ठीक है, तो उससे मतलब ये क्या है, हम लोग को नॉलेज चाहिए। तो अनुच्छेद 28 की बात करेंगे तो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता देता है। कौन सा? अनुच्छेद 28। बात करेंगे अनुच्छेद 28 तो ये आपका मौलिक अधिकार के क्षेत्र में आता है। जैसा कि 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं, उसमें से एक है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत आपका आता है या गारंटी देता है। जिसमें से अनुच्छेद जो 25 है वो आपका अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 की बात करेंगे तो धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 27 की बात करेंगे तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 शिक्षा के कुछ संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो ये सभी आपके अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता से ही संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया था, शरद कमल किस खेल में ओलंपिक में मेडल जीते हैं या ओलंपिक में भाग लिए हैं? क्वेश्चन का लेकिन हो सकता है शायद शरद कमल ने ओलंपिक में मेडल जीता ही नहीं है, तो ओलंपिक में भाग तो जरूर लिए हैं। तो इनका जो संबंध है आपका टेबल टेनिस से था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस हो जाएगा। बात करें शरद कमल की तो 2019 में इन्हें भारत के जो चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। जैसा कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करेंगे तो भारत में आपका पहला नंबर पे आता है भारत रत्न। ठीक है, दूसरा आपका पद्म भूषण, तीसरा पद्म विभूषण, चौथा आपका पद्मश्री आता है। तो 2019 में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 2022 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न से पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। तो खेल रत्न क्या है? पहले था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये आपका 2022 में इन्हें मिला है। इसके अलावा 2004 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि खेल के अवार्ड में दिया जाता है। इसके अलावा अचंता शरद कमल ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में अपना तीसरा गोल्ड जीता था। ठीक है, तो बर्मिंघम का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था टेबल टेनिस में। ठीक है, ये आपका 2022 में हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगला है कि बुलंद दरवाज़ा है जो कि किस मस्जिद में स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा की बात करेंगे तो बुलंद दरवाज़ा यानी कि विजय का द्वार। ठीक है, विजय का द्वार कहा जाता है, आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे 1602 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने 1573 में गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बनाया था। और यह फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है का प्रमुख प्रवेश द्वार है। तो आपका जामा मस्जिद फतेहपुर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय नदी की विशेषताएं क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता की बात करेंगे तो पहला जो विशेषता है आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था, इसका जानकारी तो मुझे अभी तक नहीं लग पाया है। बाकी जो इसकी जो विशेषता है मुख्य उसको हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। पहला तो है कि विसर्ग की अनुपस्थिति होती है। दूसरा है कि विस्तृत और उभरी घाटियों का निर्माण होता है। तीसरा है उनकी जो वहन क्षमता होता है वो आपका बहुत ही कम होता है। और इससे संबंधित जो नदियाँ हैं गोदावरी हैं, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है, महानदी है और आपका दामोदर है। ठीक है, तो ये सभी जो नदियाँ हैं आपका प्रायद्वीपीय नदी हैं। इसमें से आपका नर्मदा और ताप्ती जो नदी है आपका फर्स्ट में ये पूछा गया था कि कहाँ जाकर गिरती है। तो ये दोस्तों आपका गिरती है अरब सागर में। निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है जो नर्मदा नदी है वो दोस्तों आपका अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी का ही भाग है, उससे दोस्तों आपका नर्मदा नदी निकलती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो नदी है आपका नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। ये आपका पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है? तो मरियप्पन थंगावेलु की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, तो पैरा एथलेटिक्स का राइट आंसर हो जाएगा उच्च जंपर यानी कि हाई जंपिंग ये करते हैं। और 2016 में आपका रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो आपका 2016 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। और मरियप्पन थंगावेलु एक पैरा ओलंपिक ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका पैरा एथलेटिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि असुटेबल बॉय, ठीक है। देखिए एक स्टूडेंट कर रहे थे ए सिंपल बॉय पूछा गया था, ठीक है। तो ए सिंपल बॉय नामक जो कोई पुस्तक दोस्तों हमें तो प्राप्त नहीं हुआ है, तो एक पुस्तक इसी से मिलता जुलता है असुटेबल बॉय, ठीक है। तो ये दोस्तों हम क्वेश्चन को कंफर्म नहीं करते हैं कि ये पूछा गया था या नहीं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो असुटेबल जो बॉय है उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ, ठीक है। अगर पूछा गया हो तो विक्रम सेठ इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स आपका अभी तक है जो कि इतना ही क्वेश्चन है जो कि मिला है, बाकी क्वेश्चन मिल नहीं पाए हैं। शायद आपका जो लेवल है एग्ज़ाम का वो थोड़ा सा मॉडरेट होगा, तो क्वेश्चन बता पाना स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बाकी आप लोग जो एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं क्वेश्चन अगर एक भी मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर पे भी बता सकते हैं। 9973741666 ये व्हाट्सअप नंबर है। और जिसको PDF चाहिए वो टेलीग्राम पर तो भेज ही दिया जाएगा, लेकिन अगर चाहिए आपको अर्जेंट में तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पूरे प्रश्नों का PDF विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको उपलब्ध है जो कि कराया जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि SSC फेज़ 11 से जुड़े हर पल अपडेट आपको सबसे पहले सबसे सटीक मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अब हम लोग थर्ड शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।